वह जियुये की बाहों से मुक्त होकर जाने ही वाली थी कि जियुये ने उसे बलपूर्वक वापस खींच लिया। जियुये ने ठंडे स्वर में पूछा, कहाँ जा रही हो? मू चियानशी ने असहाय होकर आह भरी, दूसरे शब्दों में, उसे अब परिवहन के साधन के रूप में उसका उपयोग करना होगा। हम और कहाँ जा सकते हैं? घोस्ट डॉक्टर पवेलियन। ठंडी हवा का एक झोंका आया और वह खौफनाक आदमी और वह अद्वितीय प्रतिभाशाली लड़की पलक झपकते ही उनकी आंखों के सामने से गायब हो गए। केयान ओक्सुए ने उनके जाने की दिशा में देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, वह पूरी तरह से निराश और हताश था। केयान ओक्सुए के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। कैसी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा! वह बस खुद को धोखा दे रहा था। उस आदमी की ताकत न केवल अथाह थी, बल्कि शाओशी एर भी उस पर बहुत भरोसा करती थी और उसे बहुत पसंद करती थी। उसने पहले कभी उसके साथ ऐसी निर्भरता और मौन समझ नहीं देखी थी। केयान ओक्सुए उदास होकर महल लौट आया, उसका सुहाना दिन जियुये के प्रकट होने से बर्बाद हो गया था। ठंडी हवा के झोंके के बीच से दो शब्द, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आए, जिनमें कोमलता का पुट था। क्या तुम हमेशा यही नहीं थे? मू चियानशी ने पूछा। मुझे तुम्हारे शरीर की याद आ रही है। उसकी बर्फीली नीली आंखों ने सीधे मू चियानशी को घूरा। बैंग! मू चियानशी लगभग गिर ही पड़ी। ऐसा लगता है कि यह आखिरी बार है। मू चियानशी ने गिना, जैसे कि यह सच में आखिरी बार हो। हर बार जब इस सारे हंगामे से उसका दिमाग सुन्न हो जाता, तो वह गिनती भूल जाती थी। आखिरकार कर्ज चुकता हो जाने से मू चियानशी का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। जियुये ने अपने पतले होंठ सिकुड़े, ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी नाखुश है। मू चियानशी को किसी जंगली जानवर जैसे खतरे का आभास हुआ और उसकी गहरी आवाज़ आए, ऐसा लगता है कि तिसिसी का ध्यान पूरे समय कहीं और था। यह आखिरी बार है, मैं तुम्हें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने दूंगा। पूरी तरह से का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मू चियानशी 3 दिन और 3 रात तक पूरी तरह से गायब रही। चूंकि यह आखिरी बार था, इसलिए उस जानवर ने इसे बहुत संजोया और लगभग मू चियानशी को फिर से मरने की कगार पर पहुंचा दिया। मू चियानशी ने अपनी कमर रगड़ी और कहा, महामहिम जियुये, अगर आप भविष्य में हत्या करना चाहते हैं, तो क्या अपना गला काटना बेहतर नहीं होगा? ऐसी क्रूर यातना का उपयोग क्यों करें? मैं तो मरने वाली हूँ। दर्द! मू चियानशी ने अपनी बाँह उठाई, जो चोट के निशानों से ढकी हुई थी। क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? मुझे ऐसा नहीं लगता, तुमने भी तो किया है। मू चियानशी शर्मा गई। क्या वह उसे याद दिला रहा था कि पिछली बार उसने कैसे कर्ज लिया था? वह इसलिए क्योंकि मैंने, कुलपति ने, महिलाओं पर दया दिखाई थी, ठीक है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम एक जानवर के अलावा और कुछ नहीं हो। मू चियानशी ने जियुये को घूरते हुए कोसा। वह उसके जितनी अधिक परिचित होती गई, उस आदमी से उसका डर उतना ही कम होता गया जो दुनिया को डराता था और लोगों की आत्माओं को कंपा देता था। उसे केवल एक ही चीज़ से डर लगता था और वह तब था जब वह कर्ज वसूल रहा होता था। मू चियानशी ने कहा, कर्ज चुकता हो गया है। अब मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरे मरीज हो। मेरी अनुमति के बिना बेहतर होगा कि तुम तमीज़ से रहो, वरना मेरे पास तुम्हें करने के 10 लाख तरीके हैं। हम्फ! मू चियानशी ने उसे घूरा, उसकी आंखों में चेतावनी स्पष्ट थी। तुम पर दौरा पड़ रहा है। क्या ये? वे निखुमता पतले होंठ मू चियानशी के करीब आए, उसके गाल पर गर्म सांसें छोड़ते हुए। बीमार होने का नाटक करना बंद करो। क्या ये साल में केवल एक बार नहीं होता? मेरे शोध के परिणाम काफ़ी अच्छे हैं और मुझे इटर्नल कॉल्ड्रॉन मिल गया है, शायद। हे भगवान! वह अपने चाचा के प्राचीन जहर को ठीक करने पर इतनी केंद्रित थी कि वह ये पूछना ही भूल गई कि 9 नाइट्स ऑफ ए लाइफटाइम के अभिशाप के बारे में क्या किया जाए। एक जीवनकाल, एक जीवनकाल। मू चियानशी ने अनुबंध के माध्यम से इटर्नल सोल कॉल्ड्रॉन मास्टर यीशेंग से संपर्क किया, लेकिन मास्टर यीशेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। एक असंतुष्ट आवाज़ गूंज उठी, तुम कमबख्त औरत, तुम उस लोमड़ी को इतने प्यार से क्यों बुला रही हो? तुम उस पर फिदा तो नहीं हो गई हो? मू चियानशी अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। अटिंग, अगर तुम्हें मुहावरों का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो उनका यूं ही इस्तेमाल मत करो। गहरे प्यार से तुम्हारा क्या मतलब है? हम्फ! अभी नहीं, लेकिन कौन जानता है भविष्य में क्या होगा? अटिंग ने उपहास किया। उसे क्या हुआ है? वह कब जागेगा? मू चियानशी ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? हालांकि हम दोनों इटर्नल आर्टिफैक्ट्स में से हैं, लेकिन मुझे ऐसे निजी मामलों की जानकारी नहीं है। मू चियानशी को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। इसके जैसी एक पौराणिक कलाकृति किसी को सैकड़ों वर्षों तक सोने की अनुमति दे सकती है। क्या होगा अगर वह जियुये के शाप को नियंत्रित न कर पाई जब वह प्रभावी होगा? क्या मैं मू वुशुंग की बराबरी नहीं कर सकता? जियुये ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरे चाचा मेरा परिवार हैं, मू चियानशी ने उत्तर दिया। क्या तुम मुझे याद दिला रही हो कि तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा परिवार बन जाऊं? जियुये ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मू चियानशी हैरान रह गई। खून के रिश्ते के बिना परिवार बनने का मतलब था वैवाहिक संबंध।
तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। मू चियानशी आश्चर्य में खड़ी हो गई। जियू ये और करीब आया और बोला, लेकिन मेरा यही मतलब है। जियू ये और करीब आता गया, उसकी नज़र खतरनाक और तीव्र थी। मू चियानशी वास्तव में शादी करने के लिए ले जाए जाने और फिर सुहागरात के कमरे में प्रवेश करने से डरती थी। मैं अब आपकी डॉक्टर हूँ, महामहिम जियू ये। क्या आप अपनी डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करने से पहले अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं? मू चियानशी केवल देरी करने की रणनीति का ही सहारा ले सकती थी। उसने अभी तक अपनी स्वतंत्रता का पर्याप्त आनंद नहीं लिया है, इस अजीब दुनिया का पता नहीं लगाया है, सारी शक्ति नहीं पाई है और सभी औषधि और अमृत विकसित नहीं किए हैं। अपने जीवन को इस तरह बांधना मौत की सजा के समान होगा। जियू ये ने असहाय होकर मू चियानशी के माथे से लंबे बालों को हटाया। यह महिला हवा के झोंके की तरह थी, जितना कसकर आप पकड़ेंगे वह उतनी ही तेजी से भाग जाएगी। उसके पास इतना समय है कि वह उसे एक हल्की हवा की तरह अपनी मर्जी से अपने पास रहने के लिए तैयार कर सके। इसके अलावा उसके शरीर पर लगा शाप एक छिपा हुआ खतरा है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। जियूये की नज़रें हटीं और अंततः उसने मू चियानशी को एक उत्तर दिया, ठीक है। गुड बॉय, मू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अवज्ञाकारी मरीज आखिरकार थोड़ा तमीज से पेश आया था। इतने आज्ञाकारी केवल मू चियानशी ही लॉर्ड जियूये से ये दो शब्द कहने की हिम्मत कर सकती थी। अगर ज़ेड यू यहाँ होती तो वह शायद इतनी हैरान होती कि उसे जिंदगी पर विश्वास ही नहीं होता। कर्ज मुक्त होना एक राहत की बात है और हालांकि वह बहुत थक गई थी, मू चियानशी अच्छे मूड में थी। एक बार जब वह अपने चाचा को जहर से मुक्त कर लेगी और यिशेंग जाग जाएगा तो वह जियूये का इलाज करने की पूरी कोशिश कर सकती है, जो उसका अब तक का सबसे कठिन मरीज था। युनहुआन के गंभीर रूप से घायल होने के साथ भले ही जियूये एक बार फिर गायब हो गया था, यूनयान संप्रदाय ने मू चियानशी को जल्दबाजी में मारने की हिम्मत नहीं की। घोस्ट डॉक्टर के जहर ने क्लाउड स्मोक संप्रदाय के रसविज्ञानियों को भी असहाय छोड़ दिया था। क्लाउड टॉवर के प्रकट होने से पहले मू चियानशी को संदेह होने लगा था कि डिवाइन टॉवर उसे धोखा दे रहा है। हालांकि क्लाउड पैलेस अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन क्यानिक्सुए राज्य के शाही परिवार का सीक्रेट दायरा खुलने वाला है। श्याओ शी एर, हम निकलने वाले हैं। हालांकि कियान ओक्सुए कई दिनों से परेशान था, लेकिन अब वह एक बार फिर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया था। भले ही उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, तो क्या वह हार नहीं मानेगा? जब तक वह हर दिन श्याओ तसेसी को देख सकता है उतना ही काफ़ी है। आप किसी चीज़ को पसंद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस पर कब्जा ही कर लें। हालांकि नालान यू उस दिन गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह फिर भी जानता था कि क्या हुआ था। हालांकि उसकी जागरूकता स्वाभाविक रूप से कियान ओक्सुए से कमज़ोर नहीं थी। शी एर, चलो चलें। क्यानिक्सुए राज्य का शाही सीक्रेट दायरा क्यानिक्सुए राज्य की ड्रैगन वेन एक निरंतर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सभी चुने गए 100 लोग आ चुके हैं। मास्टर मू, प्रिंस क्षुए और यंग मास्टर नालान आ गए हैं। ये कहना होगा कि उन तीनों की उपस्थिति ने एक आश्चर्यजनक दृश्य पैदा कर दिया था। मेरे सामने खड़े ये लोग दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट स्वाभाविक रूप से यूनयान संप्रदाय का था। मू चियानशी ने उनके यूनयान संप्रदाय की छोटी राजकुमारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे वे स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित थे। दूसरा गुट छोटा था, लेकिन वे उन तीनों का बहुत सम्मान करते थे और मू चियानशी उनकी आदर्श बन गई थी। युन बुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हर कोई यहाँ आ गया है। सीक्रेट दायरे को खोला जा सकता है। कियान परिवार के संरक्षक एल्डर्स ने एक व्यू बनाया और फॉर्मेशन को सक्रिय किया। महामहिम, सीक्रेट दायरे को खोलने के लिए केवल कुछ कबीले के एल्डर्स ही काफ़ी नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कियान परिवार की रक्तरेखा है। कियान ओक्सुए आगे बढ़ा और उसने अपनी उंगली काट ली। खून की एक बूंद व्यू की प्लेट पर गिरी और पूरा स्थान विकृत होता हुआ प्रतीत हुआ। कियान परिवार की रक्षा कर रहे एल्डर्स स्तब्ध रह गए। यह केवल खून की एक बूंद। महामहिम, क्राउन प्रिंस की रक्तरेखा कितनी शुद्ध है। अपना काम पूरा करने के बाद कियान ओक्सुए वापस लौटा और दयनीय स्वर में बोला, छोटी तसेसी, मेरी उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है, आओ और इन्हें चूम लो। एल्डर्स ने आह भरी, अफसोस, कितनी खेद की बात है, इतनी शुद्ध रक्तरेखा फिर भी एक जन्मजात अवरुद्ध शिरोबिंदु के साथ है जो साधना को रोकता है। यह एक बात है कि वह साधना नहीं कर सकता, लेकिन महामहिम क्राउन प्रिंस में मर्दाना ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। क्या स्वर्ग मेरे पूरे परिवार को नष्ट करने का इरादा रखता है? रक्षक एल्डर्स ने सील खोलते हुए आह भरी। बूम! क्यानिक्सुए राज्य का शाही सीक्रेट दायरा आखिरकार खुल गया था। युन बुबाई ने कहा, अंदर जाओ, सावधान रहना। जी। हिम महाद्वीप की 100 युवा प्रतिभाओं ने क्यानिक्सुए राज्य के सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया। कौन जानता है कि वे अंदर किस तरह का खूनी तूफान खड़ा करेंगे। जैसा कि आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर द्वारा खोजे गए सीक्रेट दायरे से उम्मीद थी, अंदर प्रवेश करते ही तापमान तेजी से गिर गया और आसपास का क्षेत्र दसियों हजार मील तक बर्फ से सील हो गया था।
मू चियानशी ने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और पूछा, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मास्टर मू, यूनान संप्रदाय के उन शिष्यों के इरादे अपवित्र हैं और वे आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अवसर ले सकते हैं। हम मजबूत नहीं हैं और हम संख्या में भी ज्यादा नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। मू चियानशी ने कहा, इस बार महामहिम वेंडे ने हिम महाद्वीप की प्रतिभाओं को विकसित करने और उन्हें और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए स्नो कॉन्टिनेंट सीक्रेट दायरा खोला है। इसलिए आपको अपने स्वयं के अवसरों को खोजने के लिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने अंदर आने की हिम्मत की है, इसलिए यूनान संप्रदाय के उन कमीनों के पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है। कियान ओक्सुए भी आग बबूला था, तुम बेवकूफ़ लोगों का झुंड, अगर तुम लोग मेरा पीछा करोगे तो मैं श्याओ तसिसी के साथ डेट पर कैसे जाऊंगा? तुम सब बिखर जाओ, तितर बितर हो जाओ। उनके होंठ फड़फड़ाए, एक डेट? महामहिम, यह आपके परिवार का सीक्रेट दायरा है। ये हर तरह के खजानों और विरासतों से भरा है और आप बस एक डेट के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये वास्तव में एक अच्छा विचार है? नालान यू ने कोमलता से कहा, मैं शी एर की रक्षा करूंगा। उन्हें एक अदृश्य हत्या के इरादे का आभास हुआ। यहाँ एक सुंदर राजकुमार और नालान नाम का एक प्रकाश तत्व स्पिरिट मास्टर है जो सुरक्षा करने में माहिर है। ऐसा लगता है कि वे यहाँ कबाब में हड्डी बन रहे हैं। बेहतर होगा कि पहले पीछे हट जाएं। उनके जाने के बाद केवल मू चियानशी, कियान ओक्सुए और नालान यू ही बचे। मू चियानशी ने कियान ओक्सुए को देखा और कहा, यह तुम्हारा क्षेत्र है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। कियान ओक्सुए ने गहरी भावना के साथ कहा, चूंकि श्याओ तसिसी मुझ पर इतना भरोसा करती है, मैं श्याओ तसिसी को निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। बकवास बहुत हो गई, जल्दी करो और रास्ता दिखाओ। नालान यू ने रूखे स्वर में कहा, थाउजेंड स्नो किंगडम का ये गुप्त शाही क्षेत्र अपने खतरों से मुक्त नहीं है। हमारे सामने मौजूद इस बर्फ के जानवर के पास एक रॉयल स्तर के प्राणी के करीब पहुंचने वाली ताकत है और इससे निपटना आसान नहीं है। छोटी तसिसी, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। कियान ओक्सुए मू चियानशी के पीछे छिप गया और दयनीय रूप से मू चियानशी की ओर देखने लगा। नालान यू का मन इस आदमी को थप्पड़ मारकर मार डालने का हुआ। अगर वह लड़ नहीं सकता था तो उसे बस दूर रहना चाहिए था। इसके बजाय वह शी एर से चिपका हुआ था और ऐसे समय में दयनीय होने का नाटक कर रहा था। मू चियानशी का चेहरा काला पड़ गया। मुझसे दूर हटो। जैसे ही फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड खींची गई, एक लाल अग्नि ड्रैगन बर्फ और बर्फ के जानवरों के बीच से गुजर गया। आग विशेष रूप से इन बर्फ के दिग्गजों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई है और कुछ ही समय में कई को ढेर कर दिया गया। बैंग बैंग बैंग। हालांकि कियान ओक्सुए को पीड़ित की भूमिका निभाना पसंद था, लेकिन वह मू चियानशी की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करता और खुद को सबसे सुरक्षित स्थान पर रखता। उन्होंने आइस बीस्ट को हरा दिया, लेकिन फिर उनका सामना कुछ अमित्र व्यक्तियों से हुआ। वे फिलहाल मू चियानशी के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने कियान ओक्सुए पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। भले ही कियान ओक्सुए बेकार है, लेकिन उसकी रक्तरेखा उसके परिवार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वाइस सेक्ट लीडर ने निर्देश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे साथ लाया जाना चाहिए। महामहिम, उन दो लोगों को देखिए, उन्होंने आपको पूरी तरह से छोड़ दिया है। आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? हम आपकी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। कियान ओक्सुए ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं श्याओ तसिसी के साथ जाना चाहता हूँ। लाल रंग की आग जैसी पोशाक पहने एक महिला आगे बढ़ी और बोली, महामहिम, आप इतने लंबे समय से उस महिला का पीछा कर रहे हैं और उसने शायद आपको अपना हाथ भी नहीं छूने दिया होगा। जब तक आप हमारे साथ आते हैं, आप मेई एर के साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। उस महिला की आंखें आकर्षक थीं, ये जानते हुए कि कियान ओक्सुए को खूबसूरत महिलाएं पसंद थीं, इसलिए उसे अपने फायदे के लिए अपनी सुंदरता का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। कियान ओक्सुए ने अपने सामने खड़ी महिला को घृणा की दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हें ये बदसूरत राक्षसी कहाँ से मिल गई? इसे घसीटकर बाहर निकालो और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बदसूरत राक्षसी। मेई एर का चेहरा तुरंत जम गया। हालांकि उसका चेहरा उस छोटी लड़की जितना सुंदर नहीं था, लेकिन उसका फिगर बहुत अच्छा था जिसकी तुलना वह छोटी लड़की नहीं कर सकती थी। मेई एर ने कहा, महामहिम, यह अच्छी बात नहीं है। हम आप पर बल प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, जो इतने कुलीन हैं। मेरे सामने खड़ा यह आदमी एक स्नो फेरी की तरह मोहक है। अगर मैं इसका दिल जीत सकूं, तो मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। एक ठंडी आवाज़ आए, मेरे कर्मचारियों को चुराने की कोशिश करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? नालान यू ने मेई एर की ओर कोमलता से देखा और कहा, क्षुए की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। क्या तुम्हारे यूनान संप्रदाय में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे तुम पेश कर सको? दोनों पुरुषों ने अमित्र स्वर में बात की और माहौल तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण हो गया। भड़काने वाला कियान ओक्सुए ही था। इस क्षण कियान ओक्सुए मू चियानशी के पास लौट आया और मुस्कुराते हुए बोला, छोटी तसिसी, मैं तुम्हारा हूँ। तुम किसी और को मुझे ले जाने नहीं दे सकती।
वह औरत किसी गर्मी में आई सूअर की तरह थी। अगर वे मुझे पकड़ लेते तो मेरा ये शरीर, जिसे मैंने इतने सालों से तुम्हारे लिए पवित्र रखा है, अपवित्र हो जाता। वाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। कियान ओक्सुए की बातों ने दोनों पक्षों को स्तब्ध कर दिया। महामहिम, आप 3 साल की उम्र से ही सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो कई महिलाओं का पीछा करते आ रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि आप खुद को पवित्र रख रहे हैं? मेई एर हंसी और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम क्राउन प्रिंस अभी भी कुंवारे हैं। तब तो मेई एर को आप में और भी अधिक दिलचस्पी होगी। एक बार जब आप एक आदमी होने के फायदे जान लेंगे तो आप उस छोटी लड़की को और पसंद नहीं करेंगे, बल्कि मेरे प्रति समर्पित हो जाएंगे। वह पुरुषों से निपटने में बहुत आश्वस्त थी, विशेष रूप से अनुभवहीन लोगों से। अपनी चाल चलो, हमें प्रिंस शुए को साथ ले जाना ही होगा, मेई एर ने आदेश दिया। क्या तुम कुछ ज्यादा ही भोली नहीं हो ये सोचकर कि तुम उसे यहाँ से ले जा सकती हो? मुचियानशी की नज़रें और भी ठंडी हो गईं। हे, लोगों के उस समूह ने अचानक उपहास किया। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम मिस युनहुआंग से अधिक शक्तिशाली हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते? मेई एर ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि हम ये जानते हुए भी यहाँ आए हैं कि तुम बहुत मजबूत हो? बेशक, हमारी आस्तीन में कुछ ट्रम्प कार्ड छिपे हैं। मेई एर हंसी और बोली, ब्लैक स्कॉर्पियन, बाहर आओ। 5 या 6 साल के बच्चे की ऊंचाई के बराबर एक काला बिच्छू, जो स्पष्ट रूप से एक अत्यधिक जहरीला बिच्छू था, प्रकट हुआ। कियान ओक्सुए ने हंसते हुए कहा, हर कोई कहता है कि बिच्छू सुंदरियां सुंदर होती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बदसूरत बिच्छू राक्षस दिखाई देगा। ये सच में बुरी किस्मत है। मेरी छोटी शी एर बहुत बेहतर है। कियान ओक्सुए मुचियानशी के पीछे छिप गया और उसके अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे को देखकर मेई एर का मन उसे नोच डालने का हुआ। वह कमबख्त निकम्मा क्राउन प्रिंस अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बल पर उसका इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है, वह सच में पिटाई का हकदार है। अपने सामने भयानक पवित्र जानवर का सामना करते हुए मुचियानशी बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने बस इतना कहा, मैं एम्परर स्तरीय युनहुआंग को हराने में सक्षम थी। मैं इस बदसूरत विशाल बिच्छू को कैसे नहीं संभाल पाऊंगी? क्या तुम कुछ ज्यादा ही भोली नहीं हो? ये सिर्फ पहले स्तर का पवित्र जानवर है। पहले स्तर के पवित्र जानवर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दूसरे स्तर का पवित्र जानवर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक काफ़ी नहीं है, तो एक और जोड़ लो। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि तुम छोटी लड़की के 3 सिर और 6 हाथ हैं। मेई एर के बुलावे पर उसके बगल के एक आदमी ने एक लकड़बग्घे को बुलाया। हालांकि इसकी रक्तरेखा अच्छी नहीं थी, फिर भी ये दूसरे स्तर का पवित्र जानवर था। मेई एर आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराए, मुझे बस यह नहीं पता कि अब तुम्हारे पास कितना आत्मविश्वास बचा है। महामहिम, जल्दी से यहाँ आइए। मैं नहीं चाहती कि बाद में गलती से आपको चोट लग जाए। मुचियानशी ने तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, सिर्फ 2 और तुम अभी भी मुझे उकसाने की हिम्मत कर रही हो। तुम बहुत भोली हो और तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। लिटिल रेड इनविंसिबल, उन दोनों लड़कियों को एक अच्छा सबक सिखाओ। जब मुचियानशी ने अपने अनुबंधित जानवरों को बुलाया तो यूनियान संप्रदाय के लोग हंस पड़े। इनविंसिबल हथेली के आकार की एक हानिरहित बिल्ली का बच्चा है, जिसकी एक रोएंदार पूंछ है जो एक सुंदर चाप खींचती है। ये लड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट की तुलना में हथेली में संजोकर रखे जाने वाले पालतू जानवर की तरह अधिक है। लिटिल रेड पिग आलसी है और ऊँघ रहा है, उसकी आंखें अभी भी बंद हैं। इन जैसे 2 छोटे जानवर शक्तिशाली पवित्र जानवर का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तुम एक रसविज्ञानी हो जिसकी मानसिक शक्ति अच्छी है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम 2 जानवरों से अनुबंध कर सकती हो। लेकिन मुझे कहना होगा, तुम्हारे दोनों जानवर अविश्वसनीय रूप से कमज़ोर हैं। मेई एर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसका अनुबंधित जानवर बेहद सहयोगी था, उसने शातिर तरीके से कहा, हाँ मास्टर, ये 2 छोटे लोग तो मेरे दांतों के बीच फंसने के लिए भी काफ़ी नहीं हैं। इनविंसिबल और लिटिल रेड 2 अजीब जानवर हैं। जब तक वे अपनी शक्ति को उजागर नहीं करते, किसी भी इंसान या जानवर को नहीं पता होता कि वे किस स्तर के हैं। एक नीच और बदसूरत प्रथम स्तर के पवित्र जानवर द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर इनविंसिबल ने अपना आपा खो दिया। मास्टर, मुझे इस घृणित चीज़ को चीरने दें। मैं इस व्यक्ति को तुम्हें नहीं सौंपूंगी। हमला करो। मुचियानशी ने पहले ही फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड खींच ली थी। उसे चीर डालो। मेई एर ने भी अपने अनुबंधित जानवर को आदेश दिया। मुचियानशी और इनविंसिबल व लिटिल रेड बाहर भागे। उसने कहा, नालान, तुम्हारा मिशन दिखावा करने वाले शुए की रक्षा करना है। नालान, जो मूल रूप से मुचियानशी के साथ लड़ना चाहता था, कियान ओक्सुए के पास रुक गया और फिर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। बैंग, एक छोटी सफ़ेद बिल्ली ने उस बिच्छू को रोक दिया जो आगे की ओर बढ़ा था। दहाड़, एक और भी बुरा हाल था। वह लकड़बग्घा पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया था, उसका एक बाल भी नहीं बचा था और वह आधा भुन गया था। तीसरे स्तर के पवित्र जानवर।
यह क्या बकवास है। ये दो छोटे लोग। अपनी असली क्षमताओं को छिपाकर रखने वाले इन दोनों छोटे जानवरों ने अपनी ताकत दिखाई, जिससे उनके दुश्मनों के दिल कांप उठे। बहन मेई एर, भले ही हम अपनी संख्या 10 गुना बढ़ा लें, फिर भी हम इस महिला का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी पीछे हटो। अभी पीछे हटें। क्या तुम इसे स्वीकार करने को तैयार हो? एक बार जब तुम उस महिला से निपट लोगे तो अनुबंधित जानवर कोई समस्या नहीं रहेंगे। वह महिला एक राक्षस है जो एक साथ 10 लोगों का मुकाबला कर सकती है और बहुत ऊंचे स्तर के विरोधियों को चुनौती दे सकती है। हमारी ताकत उसके आगे कुछ भी नहीं है। भले ही हम सभी एक साथ हमला करें, हम उसके दांतों के बीच फंसने के लिए भी काफ़ी नहीं होंगे। क्या तुम वे गोलियां भूल गए जो वाइस सेक्ट लीडर ने हमें दी थीं? लेकिन वे गोलियां मिस युनहुआन की गोलियों जितनी अच्छी नहीं हैं, उनके कई दुष्प्रभाव हैं। अभी हम उसके बारे में चिंता नहीं कर सकते। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके अनुबंधित जानवर मू चियांशी से निपटने के लिए पर्याप्त होंगे और उन्हें अपनी ताकत को जबरन बढ़ाने वाली गोलियां लेने के लिए खुद को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस बिंदु तक धकेल दिया जाएगा। बूम! ये लोग अपने प्रति क्रूर थे। सभी ने अपनी ताकत को जबरन बढ़ाने वाली गोलियां निगल लीं, खुद को एम्परर स्तरीय विशेषज्ञों में बदल लिया और मू चियांशी को घेर लिया। ये बुरा है, नालान यू ने चिंतित होकर कहा। शी एक व्यक्ति इसे संभाल सकता था, लेकिन अब 7 या 8 हैं। केयान ओक्सुए ने नालान यू की ओर देखा और कहा, यू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूँ? मेरी प्यारी महिला पर हमला हो रहा है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता। नालान यू की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी जब उसने कहा, क्षुए, तुम ताकत के बिना पैदा हुए थे। लेकिन मेरे पास स्पष्ट रूप से ताकत है, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। शक्तिहीनता की यह भावना सच में आपको पागल कर सकती है। मू चियांशी ने उपहास किया। हाँ, जबरन अपनी ताकत बढ़ा रहे हो, तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। फायर ड्रैगन का अंतिम प्रहार। अपनी लंबी तलवार के झटके के साथ मू चियांशी ने स्वाभाविक रूप से भीड़ के हमले के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी कार्रवाई की। छिपो! बैंग बैंग बैंग! अपनी एम्परर स्तरीय ताकत के साथ वे काफ़ी आश्वस्त थे और स्वाभाविक रूप से तेज भागे। लेकिन एक पल में एक ठंडक उन पर छा गई। वाटर ड्रैगन बुझ गया। वर्तमान में वह केवल किंग रैंक पर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एम्परर रैंक के विरोधियों के समूह को जल्दी से नहीं हरा सकती है। हालांकि उसके पास पूर्ण गति है। यदि उन्हें सीधे नहीं निपटाया जा सकता है, तो क्या वह कम से कम उन्हें एक एक करके थका नहीं सकती? मेई एर भी एक चतुर महिला थी और उसने स्वाभाविक रूप से मू चियांशी की रणनीति को भांप लिया। वह हंसी और बोली, तुम एक हो, जबकि हम 8 हैं। तुम हमें एक एक करके थकाना चाहती हो। हम देखना चाहेंगे कि क्या तुम्हारे पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति है। इस महिला को थकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो क्या हुआ अगर वे बहुत तेज हैं और उनके हमले उस पर नहीं पड़ सकते? एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तो देखते हैं कि क्या उसके पास अभी भी गति हो सकती है। अर्थ प्रोफाउंड सील, हेवनली प्रोफाउंड सील। स्विश स्विश स्विश! अनगिनत छोटी औषधीय सुइयां अप्रत्याशित रूप से बाहर उड़ गईं और उन्हें छूने के परिणाम गंभीर थे। बैंग बैंग! मू चियांशी के साथ थकावट का युद्ध खेलने का परिणाम यह है कि एक एक करके आपके साथी बिना पलटवार का कोई मौका पाए गिरते जाते हैं। यह क्या हो रहा है? क्या उसके पास अटूट आध्यात्मिक शक्ति है? यह असंभव है। उसकी हैरान अभिव्यक्ति को देखकर मू चियांशी ने आलस से कहा, ओह, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई है। फिर उसने गोलियों की कई बोतलें निकाली और उन्हें सीधे निगल लिया। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऊर्जा व्यय के मामले में एक रसविज्ञानी के साथ प्रतिस्पर्धा करना अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण है? ओह, छोटी तसिसी बहुत नटखट है। केयान ओक्सुए हंसा। शी कितनी प्यारी है, नालान यू ने कहा। हालांकि मेई एर और अन्य लोगों को उन दोनों से बिल्कुल विपरीत महसूस हुआ। गोली खाने के बाद मू चियांशी की आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से ठीक होते देख उन सभी को लगभग खून की उल्टी होने वाली थी। हाँ, वे कैसे भूल सकते थे कि यह छोटी लड़की एक रसविज्ञानी है। लेकिन रसविज्ञानियों ने भी कभी किसी को इन शीर्ष श्रेणी की गोलियों को पानी की तरह खाते हुए नहीं देखा था। भले ही रसविज्ञानियों के पास कई गोलियां हों, उन्होंने कभी ऐसी गोली नहीं देखी थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति को इतनी तेजी से बहाल कर सके। मू चियांशी के होंठ हल्के से मुड़े। चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। फायर ड्रैगन का अंतिम प्रहार। बूम बूम बूम! थकावट के इस युद्ध से वे पहले ही लगभग पस्त हो चुके थे, इसलिए यह अजीब होता अगर वे मू चियांशी की लगातार बमबारी का सामना कर पाते। बैंग बैंग बैंग! एक एक करके वे सभी जमीन पर गिर पड़े, इतने कमजोर कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। बूम! लाल आग की लपटों ने लकड़बग्घे को घेर लिया और उसे जलाकर राख कर दिया। क्रैक! बिच्छू का स्पिरिट कोर बाहर निकाल लिया गया। इनविंसिबल ने एक निवाला लिया और बहुत घृणा के साथ कहा, प्रथम स्तर के पवित्र जानवर का स्पिरिट कोर बहुत घटिया है।
इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दो प्यारे छोटे जानवर वास्तव में भयानक हैं। इनविंसिबल ने कहा, मास्टर, आपने आखिरकार लड़ना खत्म कर लिया। कचरे के इस टुकड़े के साथ खेलना बहुत उबाऊ था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके अनुबंधित जानवर इन दोनों को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके मास्टर को उनसे निपटने के लिए अनुबंधित जानवरों की मदद की आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब ये दो शक्तिशाली अनुबंधित जानवर उनकी मदद करेंगे तो वे कुछ ही समय में नष्ट हो जाएंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही मू चियानशी उन्हें मार दे, किसी को पता नहीं चलेगा। मेई एर एक व्यवहारिक व्यक्ति थी और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी, मिस मू, हमारी जान बख्श दें। प्रिंस क्षुए आपके हैं, हम उन्हें आपसे छीनने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मुझे बख्श दें। केयान ओक्सुए के होंठ थोड़े मुड़े, वह बदसूरत चुड़ैल अच्छी बातें भी कह सकती है, हे। मैं श्याओ शी एर का हूँ। नालान यू ने ठंडे स्वर में उपहास किया, तुम बस कुछ ज्यादा ही ढीठ हो रहे हो। केयान ओक्सुए और भी ढीठ हो गया, यू, मैं जानता हूं कि तुम बस मुझसे ईर्ष्या और जलन कर रहे हो। पाखंडी बनना पसंद करने के लिए तुम्हें यही मिलना चाहिए। नालान यू ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेशर्म हो। जब दोनों आदमी बहस कर रहे थे, मेई एर पहले से ही डरी हुई थी। उन्हें यकीन नहीं था कि यह डरावनी छोटी लड़की उन्हें जाने देगी या नहीं। मू चियानशी ने कहा, अगर तुम अन्य ताकतों से होते तो तुम्हें छोड़ना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन तुम यूनयान संप्रदाय से हो। हालांकि हमने इस चयन प्रतियोगिता के शीर्ष 100 में जगह बना ली है, लेकिन वास्तव में यूनयान संप्रदाय में हमारा अच्छा स्वागत नहीं होता है। हमने कड़ी मेहनत के माध्यम से आज अपनी ताकत अर्जित की है। हिम महाद्वीप में एकमात्र एक तारा संप्रदाय यूनयान संप्रदाय के शिष्यों के बीच भी अलग अलग रैंक हैं। यूनफैंग और यूनहुआन पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में हैं, जबकि वे सबसे निचले स्तर पर हैं। मू चियानशी ने कहा, यह मेरा एकमात्र मौका है, तुम चुन सकते हो कि तुम्हें इसे चुनना है या नहीं। यदि तुम नहीं चुनते हो तो तुम मेरे लाश घोलने वाले पानी या शाओ होन की आग को आजमा सकते हो। मू चियानशी ने उनके सामने दवा की एक बोतल रख दी। उनके शरीर कांप उठे। मू चियानशी ने पहले ही इस तरह से बात रख दी थी, इसलिए भले ही दवा की बोतल में घातक जहर हो, वे इसे स्वीकार कर लेंगे क्योंकि वे राख में नहीं बदलना चाहते थे। एक एक करके उन्होंने चुपचाप जहर खा लिया। मू चियानशी ने कहा, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ न मरो, वरना यह मेरे जहर की सच में बर्बादी होगी। जैसे ही वे फुर्ती से बचे, अचानक कोई केयान ओक्सुए के पीछे प्रकट हुआ और उसे पकड़ लिया। नालान यू का चेहरा पूरी तरह बदल गया, कोई भी चाल चलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अध्यक्ष नालान, कोई भी जल्दबाजी में कदम मत उठाना, वरना क्राउन प्रिंस क्षुए की सुंदर गर्दन टूट जाएगी। केयान ओक्सुए की गर्दन पर एक खंजर रखा हुआ था। मू चियानशी ने काले कपड़ों वाले उस आदमी की ओर देखा। वह छिपने में माहिर था, परछाइयों में छिपा था, सिकाडा का पीछा करने वाले मंटिस की तरह साजिश रच रहा था, जो पीछे बैठे ओरियोल से अनजान था। मू चियानशी ने शांति से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम उन्हें जाने दोगे? प्रिंस क्षुए की रक्तरेखा बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं उसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं केवल ये चाहता हूं कि मिस मू मुझे प्रिंस क्षुए के साथ सुरक्षित रूप से यहाँ से जाने दें। प्रिंस क्षुए के महत्व को देखते हुए आप जानती हैं कि मैं उसे नहीं मारूंगा, है ना? काले कपड़ों वाले आदमी ने कहा। यह कहना होगा कि केयान ओक्सुए एक हॉट कमोडिटी है। उसने उन लोगों के एक समूह को भगा दिया जो उसे चाहते थे, और अब एक और आ गया था। मू चियानशी ने कहा, क्या होगा अगर मैं सहमत न हूं? आदमी की आंखों में एक खूनी चमक कौंध गई। अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पा सकता। मुझे लगता है कि मिस मू प्रिंस क्षुए को इस तरह मरते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मू चियानशी ने आलस से कहा, यह जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐसा सीक्रेट दायरा मिलता है जिसे खोलना मुश्किल हो और जिसके लिए उसके शरीर का सारा खून निकालना पड़े, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ऐसा करने के बजाय उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना पसंद करूंगी। केयान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूं। किसी अनजान कोने में मरने से बेहतर है कि शाओ शी एर के सामने मर जाऊं। ये लाड़ प्यार में पला बिगड़ा हुआ राजकुमार, जो एक प्लेबॉय भी था, मौत से नहीं डरता था और खंजर के और करीब चला गया। हर बार जब केयान ओक्सुए थोड़ा करीब आता, वह अपने खंजर को थोड़ा दूर ले जाता। क्या मजाक है? अगर प्रिंस क्षुए इस तरह मर गया तो ये कितनी बड़ी बर्बादी होगी। पफ! उसी क्षण किसी नुकीली चीज के त्वचा को भेदने की आवाज गूंज उठी। बैंग! खून की धार फूट पड़ी और फिर क्लैंग की आवाज के साथ केयान ओक्सुए की गर्दन पर रखा खंजर जमीन पर गिर गया। एक बार मुक्त होने के बाद केयान ओक्सुए एक डरे हुए खरगोश की तरह मू चियानशी के सामने कूद पड़ा। वाह! छोटी तसिसी, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी तसिसी, मैं बहुत डर गया था। जब खंजर उसकी गर्दन पर रखा गया था तो उसने जरा भी घबराहट या डर नहीं दिखाया था। अब जब खतरा टल गया है तो वह डरा हुआ दिख रहा है और उसे सांत्वना की सख्त जरूरत है।
ये नाटक इतना स्पष्ट था कि मू चियानशी और नालान यू दोनों ने हताशा में अपनी आंखें घुमाईं। तुम सब काले कपड़ों वाले आदमी को अभी भी नहीं पता था कि मू चियानशी ने गुप्त हथियार के साथ उस पर चुपके से हमला कैसे कर दिया था। उसी क्षण एक सफ़ेद छाया कहीं से प्रकट हुई जो खून से सने पंजों को सावधानी से धो रही थी। जब मैं म्याऊं लॉर्ड छिपकर हमले कर रहा था तब तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वज पैदा भी नहीं हुए थे। इनविंसिबल ने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया था, जो पेशेवर हथियारों से भी कहीं बढ़कर था। इनविंसिबल ने कहा, वे सच में अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। मेरे मास्टर की सुंदरी को चुराने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं इनविंसिबल कोई कमज़ोर इंसान हूं? लिटिल रेड ने विरोध करते हुए कहा, बेवकूफ़ बिल्ली, मास्टर के पास केवल एक ही सुंदरी जियू है। यह मत सोचो कि तुम इस सीक्रेट दायरे में बकवास कर सकते हो। सावधान रहो। शाओ होंग ने गला काटने का इशारा किया। यहाँ तक कि इनविंसिबल की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई। आप देखिए, वह आदमी मायावी और अप्रत्याशित है। अगर उसने कुछ भी सुना तो वह गहरी मुसीबत में होगा। केयान ओक्सुए ने दयनीय रूप से कहा, छोटी शी एर, मैं डरा हुआ हूँ, कृपया मुझे सांत्वना दें, कृपया मुझे सहलाएं। क्षुए एक दिखावा करने वाला व्यक्ति है जिसे नाटक करना पसंद है, लेकिन मू चियानशी और नालान यू के सामने उसके अभिनय कौशल बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए वे उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। मू चियानशी ने एक भौं उठाई और कहा, तुम दिखावा करने वाले, नालान और मैंने तुम्हें हमारे राष्ट्रीय खजाने को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। बेहतर होगा कि तुम अब अपनी भूमिका निभाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए मुझे दोष मत देना। शाओ तसिसी हमेशा की तरह ही निर्दयी है। केयान ओक्सुए ने खुद के लिए अफसोस महसूस करते हुए कहा, हर किसी के द्वारा ललचाए जाने वाले एक राष्ट्रीय खजाने स्तर के राजकुमार के रूप में उसका एकमात्र उद्देश्य रास्ता दिखाना है। कुछ लोग इसके लिए होड़ करने लगे, जिससे मू चियानशी कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगी। ये भावना बिल्कुल जर्नी टू द वेस्ट जैसी है। रास्ते भर स्नो प्रिंस की रक्षा करो, जिसके पास एक कुलीन रक्तरेखा है, और फिर कुछ राक्षसों और दानवों को खत्म करो। एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचने के बाद केयान ओक्सुए रुका और बोला, शाओ तसिसी, हम जल्द ही आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस पहुंच जाएंगे। सड़क का ये हिस्सा बहुत अजीब और खतरनाक होगा। तुम्हें और यू को सावधान रहना चाहिए। हालांकि केयान ओक्सुए शारीरिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन सीक्रेट दायरे के अंदर की स्थिति को उसके केयान परिवार के अनगिनत पूर्वजों द्वारा दर्ज किया गया था, और केवल उसके जैसे प्रत्यक्ष वंशज ही इसे देख सकते थे। उनके पहुंचने से पहले उसके पिता सम्राट ने उसे दस्तावेज की सामग्री याद करवा दी थी, और अपने अंतर्ज्ञान के साथ मिलकर वह निश्चित रूप से जानता था कि वे एक बहुत खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, हम समझ गए, चलो अंदर चलते हैं। मैं पहले जाऊंगा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो जगह छोड़ी है वह उनके वंशजों को नुकसान पहुंचाएगी। केयान ओक्सुए एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन मू चियानशी ने उसे अपने पीछे खींच लिया। अपने पूर्वज की आंख मूंद कर पूजा मत करो। क्या होगा यदि तुम सावधानी की कमी के कारण खतरे में पड़ जाओ? तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तुम्हें पीछे रहना चाहिए। मू चियानशी सबसे मजबूत है और उसकी आस्तीन में कई तुरुप के पत्ते छिपे हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सबसे आगे चलती है। केयान ओक्सुए को बीच में रखा गया, जबकि नालान यू ने पीछे का मोर्चा संभाला। क्रैक! मू चियानशी ने बर्फीली जमीन पर कदम रखा और अचानक यह आवाज़ सुनी, मेरा वजन निश्चित रूप से इस ग्लेशियर को कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसकी मोटाई अज्ञात है, जिसका मतलब है कि मेरे पैरों के नीचे एक जाल है। बैंग! मू चियानशी का पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से गिर रहा था जब उसने एक बर्फ जैसी सफ़ेद आकृति को नीचे झपटते और उसे पकड़ते देखा। केयान ओक्सुए ने कहा, छोटी तसिसी, मुझे कसकर पकड़ लो और छोड़ना मत। उसके पैरों के नीचे एक अंतहीन खाई थी। अगर केयान ओक्सुए ने उसे पकड़ा नहीं होता और वह गिर जाती तो वह शायद राख में बदल जाती। हालांकि केयान ओक्सुए लाड़ प्यार में पला था, लेकिन वह फिर भी एक आदमी था और काफ़ी मजबूत था। केयान ओक्सुए की मदद से मू चियानशी हिली और ज़मीन पर कूद गई। हम आखिरकार सुरक्षित हैं। बाल बचे। नालान यू ने कहा, शी एर, क्या तुम ठीक हो? खुशकिस्मती से क्षुए ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। नालान यू की नज़रें उस आदमी पर पड़ीं जिसके काले बाल बिखरे हुए थे और चेहरा एक स्नो डेमन की तरह मोहक था। क्षुए ने अभी मुझसे भी तेज़ प्रतिक्रिया दी। उसकी गति भी उसकी उम्मीदों से अधिक थी। मिंगमिंग क्षुए बचपन से ही साधना करने में असमर्थ था, फिर भी वह इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था जिसने नालान यू को हैरान कर दिया। केयान ओक्सुए ने अपनी आंखें उठाईं और नालान यू को देखा, जो थोड़ा हैरान था। लगभग 20 वर्षों से एक दूसरे को जानने के बाद हम में अभी भी इतनी समझ है। केयान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए मू चियानशी की ओर देखा और कहा, छोटी तसिसी, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। मू चियानशी ने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर को कम आंका था।
उसने जिस सीक्रेट दायरे को संशोधित किया है वह स्वाभाविक रूप से असाधारण है। इसके अलावा हमें अभी भी इस सीक्रेट दायरे के केंद्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है, इसलिए यह आसान नहीं होगा। मू चियानशी, जो गिर गई थी, ने कियान ओक्सुए के कार्यों को नहीं देखा और स्वाभाविक रूप से एक दिखावटी स्नो डेमन पर संदेह नहीं करेगी। उसने बस यही सोचा कि कियान ओक्सुए उसके सबसे करीब था और यह महज एक संयोग था। कियान ओक्सुए ने कहा, तो छोटी तसिसी, क्या मैं आपसे पहले जा सकता हूँ? नहीं, लेकिन मैं सच में नहीं चाहता कि श्याओ तसिसी को फिर से ऐसी खतरनाक स्थिति का अनुभव हो। कियान ओक्सुए की आंखों में मिन्नतें थीं। हाँ, क्षुए का जीवन कठिन है। नालान यू वास्तव में इस क्षण कियान ओक्सुए के पक्ष में खड़ा था। वह हमेशा से जानता था कि कियान ओक्सुए एक ऐसा व्यक्ति है जो लो प्रोफाइल रखता है। सीमित क्षमताओं वाला एक बेकार राजकुमार कियान इन टॉवर का मास्टर कैसे बन सकता है? इतने सालों से उसे जानने के बाद क्षुए अभी भी अप्रत्याशित है, लेकिन तो क्या? अब उनकी भावनाएं एक जैसी हैं और वे जिन लोगों की रक्षा करना चाहते हैं वे भी एक ही हैं। मू चियानशी ने कहा, तो फिर हम सब साथ चलेंगे। कियान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन छोटी तसिसी, क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चल सकती हो? मू चियानशी ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक छोटे बच्चे हो? मुझसे अपना हाथ पकड़वा कर चलवाना चाहते हो? मू चियानशी ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वे तीनों अगल बगल चलने लगे। सिर्फ इसलिए कि कियान ओक्सुए के पास कियान परिवार की शुद्ध रक्तरेखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस स्नो स्पिरिट एम्परर का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अगली बार वही गिरेगा। छोटी तसिसी, मेरी मदद करो। जैसे ही वह गिरा, वह जोर से चिल्लाया और मू चियानशी ने जल्दी से एक सफ़ेद रिबन निकाला और उसे उसके चारों ओर लपेट दिया। नालान यू ने भी व्यक्ति को ऊपर उठाने में मदद की। मू चियानशी ने कहा, सावधान रहो। कियान ओक्सुए ने कहा, हाँ छोटी तसिसी, चिंता मत करो, मैं बहुत सावधान रहूंगा। वे इस रास्ते पर, जो जालों से भरा था, आधे ही रास्ते पर गए थे कि एक ठंडी सफ़ेद धुंध ने उन्हें घेर लिया। एक ही पल में मू चियानशी की खून की प्यास अनियंत्रित हो गई और उसकी जानलेवा आभा फैल गई। बूम! जैसे ही फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड खींची गई, उसने सफ़ेद धुंध के एक बादल को चीर दिया और फिर दो लोग पास आ गए। सफ़ेद लबादों में दो उत्कृष्ट पुरुष। कियान ओक्सुए, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, अपनी आकर्षक सुंदरता के कारण एक स्नो डेमन की तरह दिखाई दे रहा था। नालान यू, जो सफ़ेद कपड़ों में भी था, हमेशा लोगों को एक कोमल और जैद जैसा एहसास देता था। बैंग! मूल रूप से वे दोनों मू चियानशी पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने अपनी दिशा बदल दी और वे दोनों आपस में लड़ने लगे। नालान यू के पास एक किंग की ताकत है, जबकि कियान ओक्सुए के पास केवल एक आइस एंड स्नो स्पिरिट स्वॉर्ड है, जिससे वह नालान यू के लिए कोई मुकाबला नहीं है। क्लैंग! मू चियानशी ने अपनी चाल चली। मूल रूप से उसका इरादा उन दोनों लोगों को मारने का था, लेकिन इसके बजाय उसने कियान ओक्सुए पर लक्षित नालान यू के घातक तलवार के वार को रोक दिया। नालान यू ने अपने दिल में एक चोट के साथ मू चियानशी की ओर देखा और कहा, तुम क्षुए को पसंद करती हो, है ना? भले ही मैं उसे तुमसे ज्यादा समय से जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं, है ना? कियान ओक्सुए ने ठंडे स्वर में कहा, शाओ शी एर मुझे पसंद करती है। जिस किसी के भी शाओ शी एर के प्रति कोई छिपे हुए इरादे हैं, उसे मरना होगा। जिसमें तुम भी शामिल हो, मेरे दोस्त नालान यू। वे आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं जो सहस्राब्दियों से जमी हुई थीं, और उस ठंडक के भीतर एक उन्मादी हत्या का इरादा था। ये पूरी तरह से अराजकता थी। नालान यू और कियान ओक्सुए अपने दिलों के कारण उथल पुथल में थे, जबकि मू चियानशी अपने दिमाग के कारण उथल पुथल में थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनसे कहीं अधिक शांत थी। वह धुंध अजीब है, यह उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए प्रेरित कर रही है। उसे इसे रोकने का कोई तरीका खोजना ही होगा। उन दोनों पागलों को रोकने के लिए उसे खुद होश में आना होगा। जागो! मैं कैसे जाग सकती हूँ? मू चियानशी ने अपनी जल तत्व आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और एक नीली रोशनी आसमान में चमक उठी। गिरते फूल और बहती बारिश। कियानोक्सुए राज्य का शाही सीक्रेट दायरा पूरी तरह से जम गया था और मू चियानशी का जल तत्व भी ठंडा हो गया। ठंडक के उस एहसास ने मू चियानशी को शांत कर दिया। उसने तुरंत प्रहार किया, बैंग! कियानोक्सुए से निपटना आसान था, उसने उसे तुरंत बहुत तेजी से बेहोश कर दिया। नालान यू की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और एक लंबी तलवार पहले ही उसके पास आ गई थी, लेकिन सबसे खतरनाक पल में ये रुक गई। नालान यू ने भारी आवाज में कहा, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। मू चियानशी ने शांति से कहा, नालान, एक सफल व्यवसायी के रूप में तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में माहिर होना चाहिए, तो तुम्हारे पास उन्हें नियंत्रित करने का एक तरीका है ना? दूसरों को खुद पर हावी मत होने दो। नालान यू के हाथ कांपने लगे और उसने कहा, हाँ, मुझे इसे दबाना होगा। तुम्हारे खिलाफ तलवार का उपयोग करना, बिल्कुल अक्षम्य है। नालान यू ने अपनी लंबी तलवार म्यान में रख ली और एक ही पल में उसकी नज़रें साफ हो गईं।
यह आखिर हो क्या रहा है? नालान यू बुदबुदाया। ओह, कियान ओक्सुए, जिसे मू चियानशी ने बेहोश कर दिया था, इसी समय जाग गया। बहुत दर्द हो रहा है शाओशी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम आकर देख सकती हो कि मुझे कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं हो गई है? मू चियानशी ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हें पहले से ही एक लाइलाज बीमारी है, क्या तुम्हें अभी भी मुझे देखने की ज़रूरत है? कितना उबाऊ है। कियान ओक्सुए हैरान दिखा और बोला, ओह सही बात है। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं कि यह भूल गया? कियान ओक्सुए खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे खेद है। सतह पर आप चाहे कितने भी उदासीन क्यों न लगें, फिर भी आपके भीतर आंतरिक राक्षस होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया है। कुछ चीज़ों में भावनाएं शामिल होती हैं और उन्हें सिर्फ कहने भर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नालान यू ने चिढ़ते हुए कहा, अब तुम नाटक नहीं कर रहे हो। मैं उदार हो रहा हूं, तुमसे बहुत बेहतर, तुम चालाक लोमड़ी, कियान ओक्सुए ने कहा। नालान यू ने उसका हाथ पकड़ लिया, मानो वह कियान ओक्सुए का हाथ कुचल देना चाहता हो। चाहे वह कितनी भी काली क्यों न हो, वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मू चियानशी ने कहा, अब जब सब कुछ ठीक है, हमें आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस खोजने चलना चाहिए। तुम छोटे बदमाश, क्या तुम रास्ता नहीं दिखाने वाले हो? कियान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महारानी। उस खूनी लड़ाई के बाद जिसने लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए प्रेरित किया, कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। हालांकि मू चियानशी केवल इतना कह सकती थी कि डिवाइन टॉवर की तुलना में आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर अभी भी बहुत अनुभवहीन था और ये चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं थीं। नालान यू साधना में काफ़ी प्रतिभा के साथ एक उत्कृष्ट व्यवसायी है, उसके असाधारण चरित्र का तो क्या ही कहना। एक बार घात लगाकर हमला होने के बाद स्वाभाविक रूप से आप पर दूसरी बार हमला नहीं किया जाएगा। बाकी सब अर्थहीन है, केवल उसके सामने मौजूद व्यक्ति ही वह है जिसकी वह जीवन भर रक्षा करेगा। हालांकि कियान ओक्सुए शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वह हमेशा एक आदर्श मुखौटा पहनता है। नाटक में जीते हुए वह स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों से मूर्ख नहीं बनता जो उसके चरित्र की परीक्षा लेती हैं। अपने चरित्र के संदर्भ में उन तीनों में इस बिंदु पर कोई खामी नहीं थी, इसलिए वे बिना किसी बाधा के आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस पहुंच गए। उसकी आंखों के सामने केवल एक भव्य हॉल नहीं था, मू चियानशी को पूरा आइस एंड स्नो सिटी दिखाई दे रहा था। बर्फ से बना यह एक उत्कृष्ट और उत्तम शहर है जिसका हर विवरण निर्दोष है। जो कोई भी इसे देखेगा वह गहरा स्तब्ध रह जाएगा। हालांकि मू चियानशी की टिप्पणी थी, ऐसा लगता है कि आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर बहुत बोर हो गया था। मुझे आश्चर्य है कि उसे ऐसा शहर बनाने में कितना समय लगा। कियान ओक्सुए ने कहा, शिखर पर खड़े होकर भी अकेला होना काफ़ी उबाऊ होता है। मू चियानशी ने कहा, चलो शहर में चलते हैं। 10,000 साल पुरानी बर्फ से बना वह शहर का दरवाज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे मू चियानशी, एकमात्र स्पिरिट किंग, धकेलकर खोल सके। मू चियानशी ने कियान ओक्सुए की ओर देखा और पूछा, क्या ये काम करेगा? कियान ओक्सुए ने कहा, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम पहले इसे आजमा सकते हैं। तुम आजमा सकते हो, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा सूखने मत देना खून बहने के संदर्भ में। कियान ओक्सुए ने खुशी जताते हुए कहा, शाओ तसिसी मेरे लिए चिंतित है। नालान यू ने कहा, एर को इस बात की चिंता है कि तुम्हारा खून खत्म हो जाएगा और फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कियान ओक्सुए ने नालान यू को गुस्से से घूरा, जबकि मू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, नालान मुझे बेहतर समझता है। कियान ओक्सुए केवल नालान यू को कोस सकता था, जिसने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, अपने मन में घेरे बनाते हुए, और फिर उसने अपनी उंगली चुभाई और चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। सीक्रेट दायरे को खोलने के लिए खून की एक बूंद पर्याप्त है, लेकिन आइस एंड स्नो सिटी का दरवाज़ा खोलने के लिए खून की एक बूंद पर्याप्त नहीं है। कियान ओक्सुए ने कहा, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं इसे नहीं संभाल सकता। टिक टॉक, खून की 3 बूंदें गिरी और एक जोरदार बूम की आवाज़ गूंज उठी। इस आवाज़ के कारण सैकड़ों वर्षों से सोता हुआ प्रतीत होने वाला बर्फ का शहर जाग गया। स्नैप, हमारे सामने का दरवाज़ा खुल गया था। शहर के द्वार खुल गए और शहर के अंदर सब कुछ खूबसूरती से सजाया गया था। एकमात्र खेद की बात यह थी कि एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। कियान ओक्सुए ने कहा, एक बार जब हम आइस एंड स्नो सिटी पहुंच जाएंगे तो हम पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर हम खजाना प्राप्त करने के लिए आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस जा सकते हैं। छोटी एर, जो भी खजाना पसंद आए उसे लेने में संकोच मत करना। मू चियानशी ने कहा, क्या मैंने कहा था कि मेरा विनम्र होने का इरादा है? एक बार जब उसे अपनी पसंद की कोई औषधीय जड़ी बूटी मिल जाएगी तो वह बिल्कुल विनम्रता नहीं दिखाएगी और एक डाकू की तरह उसे साफ कर देगी। आइस एंड स्नो पैलेस आइस एंड स्नो सिटी की सबसे ऊंची इमारत है। एक बार जब वे शहर के गेट में प्रवेश कर लेते हैं तो वे अपना स्थान निर्धारित कर सकते हैं।
वे तीनों बहुत तेजी से सड़क पार कर गए और आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस की ओर दौड़े, लेकिन इतने लंबे समय तक चलने के बाद उन्हें लगा कि वे आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस के करीब बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं। नालान यू ने कहा, इतनी कम दूरी और हमारी गति के साथ हमें बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, तो हम अभी भी यहाँ क्यों हैं? केयान ओक्सुए ने कहा, मैं थक गया हूँ। यह आइस एंड स्नो सिटी हालांकि खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, निश्चित रूप से कोई समस्या है। आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस के सामने एक व्यू हो सकता है। जहां तक संरचनाओं की बात है, अटिंग से बेहतर उन्हें कोई नहीं समझता। अटिंग ने कहा, हा हा हा, बधाई हो, तुम दुष्ट महिला, तुम एक बहुत ही कठिन संरचना में फंस गई हो। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। मू चियानशी ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी। क्या तुम बस यही कहना चाहते थे? अगर मैं यहाँ फंसकर मर जाऊं, तो क्या इससे तुम्हारा कोई फायदा होगा? यहाँ फंसे रहने से उसकी ताकत में सुधार नहीं हो सकता, और अगर उसकी ताकत में सुधार नहीं हो सकता तो वह मजबूत होने के बारे में भूल सकता है। मुझे सच में नहीं पता कि यह मूर्ख किस बात से इतना खुश है। अटिंग ने कहा, तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ महिला के साथ अनुबंध करके मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। ये संरचना अजीब है और मुझे व्यक्तिगत रूप से इससे निपटना होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ मौजूद वे दो लोग भरोसेमंद हैं। हालांकि वे अटिंग से मिल चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अटिंग और मू चियानशी के बीच क्या रिश्ता था। हल्के हरे रंग की रोशनी की एक चमक प्रकट हुई और एक योगिनी जैसा लड़का नालान यू और केयान ओक्सुए के बगल में दिखाई दिया। केयान ओक्सुए ने गुस्से में कहा, धिक्कार है, तुम छोटे शैतान, तुम अभी भी मुझे परेशान कर रहे हो। शाओ तसिसी से दूर रहो। अटिंग ने गुस्से से कहा, मैं इस कमबख्त औरत से चिपका हुआ हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से यह कमबख्त औरत मुझसे चिपकी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस कमबख्त औरत से संबंध तोड़ पाता तो मुझे बहुत खुशी होती। तुमने क्या कहा? केयान ओक्सुए भी आग बबूला था और अटिंग से लड़ने की उसकी इच्छा हो रही थी। मू चियानशी ने असहाय होकर कहा, बहस करना बंद करो। अटिंग मेरा अनुबंधित साथी है और वह अनुबंध बहुत जिद्दी है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता। नालान यू हैरान रह गया। एक अनुबंधित साथी? वह जानता था कि उसके सामने खड़ा लड़का इंसान नहीं दिखता था, लेकिन उसने कभी इस बात पर संदेह नहीं किया था कि वह इंसान नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में केवल दिव्य जानवर और पौराणिक कलाकृतियां ही मानव रूप धारण कर सकती हैं, और हिम महाद्वीप जैसी छोटी जगह में ऐसे प्राणी बिल्कुल अस्तित्वहीन हैं। हालांकि शी एयर के पास इतना असाधारण अवसर है, जिसने पहले ही ये तय कर दिया है कि आगे उसका रास्ता बहुत लंबा होगा, और वह उसके कितना करीब जा सकता है। अटिंग ने असंतोष के साथ कहा, तुम कमबख्त औरत, तुम उनसे इतनी बकवास क्यों कर रही हो? वह उस औरत के प्रति उन दोनों पुरुषों के रवैये से और उन पर उसके विश्वास से बेहद नाराज था। वह उसका सबसे बड़ा रहस्य था और उसने मू वुशुन को भी नहीं बताया था, जिसे वह सबसे ज्यादा संजोती थी। मू चियानशी ने कहा, तुम पूरी तरह से बकवास कर रहे हो, है ना? अब जब तुम बाहर आ गए हो तो व्यूह को तोड़ने का तरीका निकालो। तुम इतने अनिर्णायक क्यों हो रहे हो? तुम कमबख्त औरत, मुझे चिड़चिड़ा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सावधान रहो वरना मैं हड़ताल पर चला जाऊंगा। हड़ताल करना बहुत अच्छा है। सावधान रहो वरना मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और आइस सिटी के गेट पर लटका दूंगा। फिर आइस सिटी के पास एक आदर्श मानव बर्फ की मूर्ति होगी। तुम? अटिंग गुस्से से कांप उठा। वे दोनों तीखी बहस कर रहे थे, उनका लहजा बेहद अमित्र था, जैसे तेल और पानी। हालांकि नालान यू और केयान ओक्सुए को उनके सामने मौजूद युवक से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या हो रही थी। एक अनुबंधित साथी के रूप में शी एयर चाहे कितनी भी दूर जाए, जब तक वह अमर है वह उसके साथ रहेगा। यह अजीब होगा यदि किसी को उससे ईर्ष्या न हो। जब मू चियानशी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात आती है तो अटिंग अभी भी थोड़ा नौसिखिया है। उसने अपने दांत पीसे और कहा, अगर तुम चाहो तो व्यूह को तोड़ दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अटिंग की आकृति झिलमिलाई और मू चियानशी के सामने से गायब हो गई। नालान यू ने कहा, शी एयर, तुम्हारा अनुबंधित साथी काफी प्यारा है। अपनी आंखों के कोनों में हल्की सी मुस्कान और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने ऐसे बात की जैसे वह किसी अवज्ञाकारी बच्चे पर चर्चा कर रहा हो। केयान ओक्सुए ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, वह काली दिल वाली लोमड़ी सच में अपने नाम पर खरी उतरती है। तो क्या हुआ अगर वह बच्चा अद्भुत है? वह अभी भी एक अपरिपक्व छोटा बच्चा है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। मू चियानशी ने कहा, प्यारा, लेकिन बहुत ही मनमोहक रूप से अभिमानी। लेकिन क्या तुम इस बात को लेकर उत्सुक नहीं हो कि वह क्या है? मू चियानशी ने दोनों लोगों से पूछा। केयान ओक्सुए ने कहा, छोटी तसिसी, मुझे तुम पसंद हो, पुरुष नहीं। तुम एक पुरुष को लेकर उत्सुक क्यों हो? जहां तक बात है कि यू उत्सुक है या नहीं, मुझे नहीं पता। आखिर केयान ओक्सुए ने शरारत से मुस्कुराते हुए नालान यू का लगातार मजाक उड़ाया। किसी और को कुछ और समझना और यह सोचना कि वह समलैंगिक है, निश्चित रूप से यू के जीवन का सबसे काला अध्याय है।
नालान यू ने कहा, अगर शी एर इसे कहना चाहती है तो वह स्वाभाविक रूप से इसे कहेगी, अगर वह इसे नहीं कहना चाहती है तो स्वाभाविक रूप से उसके अपने कारण होंगे। द इटर्नल पवेलियन एक शाश्वत कलाकृति जो समय को नियंत्रित करती है, कोई साधारण कलाकृति नहीं है। जब तक कि उसके पास अपनी और अर्टिंग की रक्षा करने की ताकत नहीं आ जाती, वह नहीं चाहती कि दूसरों को इसके बारे में पता चले। हालांकि अर्टिंग के साथ अनुबंध करने के बाद उसे यह पता चला और उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा था जिसे रोका नहीं जा सकता था। स्नैप! अर्टिंग की चालें काफ़ी तेज थीं, उसने जल्दी से यहाँ के सभी फॉर्मेशंस खोल दिए। अर्टिंग ने कहा, तुम बेवकूफ़ औरत, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और आगे बढ़ो, दूसरे लोग भी अंदर आ रहे हैं। वू चियानशी ने कहा, चलो चलें। वे तीनों एक बार फिर आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। फॉर्मेशन सक्रिय हो गया था, जिससे वे सामान्य रूप से आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस के करीब पहुंच सके। उनके सामने उत्तम और सुंदर वास्तुकला तेजी से बड़ी होती गई। उनके सामने बर्फ के फीनिक्स के साथ उकेरा गया एक दरवाज़ा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि इसे एक बार फिर खोलने के लिए कियान ओक्सुए को आगे आना होगा। कियान ओक्सुए ने कहा, एक पुरुष के रूप में थोड़ा सा खून बहना क्या है? कियान ओक्सुए ने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद दरवाजे के सामने गिरी। दरवाज़ा नहीं खुला। 2 बूंदें, 3 बूंदें। कियान ओक्सुए ने खून की 10 बूंदें टपका दी थीं, लेकिन आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस के द्वार पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वू चियानशी ने कहा, बस बहुत हुआ। कियान ओक्सुए ने कहा, छोटी तसेसी, ये सिर्फ थोड़ा सा खून है, कोई बात नहीं, मैं जारी रख सकता हूँ। वू चियानशी ने अपने सामने के दरवाजे की जांच की और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे खून की समस्या है, बल्कि स्थान की समस्या है। वू चियानशी ने कियान ओक्सुए की उंगली को पकड़ा, जिससे अभी अभी निकली खून की बूंद बर्फीले फीनिक्स के माथे पर जा गिरी। इस बार कियान ओक्सुए वू चियानशी के बहुत करीब खड़ा हुआ और अपनी उंगली फैलाते हुए बोला, छोटी शी एर, मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे चूम सकती हो? एक लाल रोशनी दिखाई दी और बर्फ जैसा सफ़ेद फीनिक्स पूरी तरह से खून से लाल हो गया। फिर यह बर्फ और बर्फ के द्वार से बाहर उड़ गया और पूरे आइस एंड स्नो सिटी के ऊपर आसमान में चढ़ गया। सबसे शुद्ध रक्तरेखा, सबसे उत्तम उत्तराधिकारी अंततः आ गया है। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर की परिचित आवाज़ गूंज उठी। स्नैप! पूरा दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। वू चियानशी और अन्य 2 अंदर चले गए और एक सफ़ेद आकृति हवा में तैरने लगी। ये व्यक्ति आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर था। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने कहा, चूंकि तुम यहाँ तक आ गए हो, तुम्हारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कियान ओक्सुए ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। यू श्याओ तसेसी, तुम्हारा क्या? नालान यू ने कहा, मुझे ताकत चाहिए। वू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर मुझे वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दे दें जिन्हें आपने हज़ारों सालों से संजो कर रखा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ताकत में सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि डिवाइन टॉवर ने उसे पहले ही ताकत में इतने स्तरों की छलांग लगा दी है। यदि वह आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर की मदद से एक और बड़ी छलांग लगाती है तो उसकी नींव स्थिर हो जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक औषधि अधिक व्यावहारिक है। यही कारण भी है कि वह शुरू में कियानिक्सुए राज्य के शाही सीक्रेट दायरे में आना चाहती थी। 9 लाइफ एंड 9 डेथ ट्विन फ्लावर्स के बिना भी हज़ारों वर्षों का संग्रह काफ़ी प्रचुर होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें समायोजित करने की पूरी कोशिश करूंगा। सफ़ेद रोशनी की 3 किरणों ने वू चियानशी को घेर लिया। वह आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर से पहले एक बार मिल चुकी थी। यद्यपि वह अपने बड़ों का अनादर करता था, लेकिन वह क्रूर व्यक्ति नहीं था। मेरे सामने कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां पड़ी थीं, जो सभी ठोस जमी हुई थीं। वे उच्च स्तरीय हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे जीवित नहीं हैं। एक बार उपयोग हो जाने के बाद वे खत्म हो जाएंगी। अर्टिंग ने कहा, जीवित न हो तो ही अच्छा है, ऐसा न हो कि तुम फिर से मेरी झील को बर्बाद कर दो। अभी मेरे स्थान से दवा की बदबू आ रही है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, एक बार जब वह लोमड़ी जाग जाए तो बेहतर होगा कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ। द इटर्नल पवेलियन में एक स्थान है और इटर्नल कॉल्ड्रॉन में भी, लेकिन वू चियानशी की वर्तमान शक्ति उसे इसे खोलने से रोकती है। वू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे नियत अनुबंधित साथी हो, इसलिए मेरे लिए इन खजानों को तुम्हारे पास रखना सबसे सुरक्षित है ना? हम्फ, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी मीठी बातों पर विश्वास करूंगा। तुम काले को सफ़ेद करने में, बातों को घुमाने में बहुत माहिर हो, है ना? मानो या न मानो, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो क्या? आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर द्वारा दी गई सभी आध्यात्मिक औषधियों को साफ करने के बाद उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया। वू चियानशी को देखकर कियान ओक्सुए की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से भागकर आया, मुस्कुराते हुए बोला, छोटी शी एर, तुम्हारी प्राप्ति कैसी रही? उसे लगा कि वह औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में काफ़ी तेज थी, लेकिन कियान ओक्सुए उससे भी ज़्यादा तेज था। वू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, फसल बुरी नहीं थी।
ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हारे पूर्वज को धोखा दिया और तुम वास्तव में कह रहे हो कि यह बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे घृणा करेंगे? वैसे भी हमारे पूर्वज पहले से ही मुझसे घृणा करते हैं, कियान ओक्सुए ने दयनीय रूप से कहा। मू चियानशी ने पूछा, क्या तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी शारीरिक संरचना के बारे में कुछ कर सकते थे? कियान ओक्सुए ने कहा, मैं एक अवरुद्ध शिरोबिंदु के साथ पैदा हुआ था। चूंकि यह मेरा जन्म है, अगर मैं भाग्य को चुनौती दूंगा तो उसके सारे परिणाम भी मुझ पर ही पड़ेंगे। वह उदासीन लग रहा था। कियान ओक्सुए ने मू चियानशी को गहराई से देखा और कहा, मैं पहले सोचता था कि भगवान मेरे प्रति दयालु नहीं है, लेकिन अब बात अलग है। वास्तव में भगवान मेरे प्रति काफ़ी दयालु हैं। तुम खुद को सांत्वना देने में काफ़ी माहिर हो, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। कियान ओक्सुए के शरीर ने उसके जीवन को लंबा करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अपने भाग्य को बदलने के लिए उसे अभी भी एक निश्चित व्यक्ति से परामर्श करने की आवश्यकता थी। महत्वपूर्ण क्षण में उस व्यक्ति ने उसे निराश कर दिया। कियान ओक्सुए हंसा और बोला, हाँ, छोटी तसिसी बहुत सक्षम है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। बूम! इसी समय नालान यू बाहर आया। उसकी आभा तुरंत बहुत अधिक मजबूत हो गई, जो मू चियानशी के बराबर पहुंच गई, जो स्पिरिट किंग दायरे के 9वें स्तर के चरम पर थी। हालांकि नालान यू की हालत उनसे बहुत खराब थी, वह चोटों से ढका हुआ था। कियान ओक्सुए ने गुस्से में पूछा, बूढ़े आदमी, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? अगर तुम ताकत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। घायल होना पहले से ही एक अच्छी बात है, आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने कहा। पहले अपने घावों का इलाज करो, मू चियानशी ने कहा। ठीक है। मू चियानशी का उपचार प्रभाव बहुत अधिक था और नालान यू की चोटें बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गईं। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने कहा, छोटो, एक और जगह है जिसे तुम आजमाना चाहोगे। कहाँ? थाउजेंड स्नो किंगडम के शाही सीक्रेट दायरे में मूल रूप से एक प्राचीन सीक्रेट दायरा था जिसे मैंने खोजा और फिर अपने नियंत्रण में ले लिया। तुम उस प्राचीन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना चुन सकते हो, जो मेरे सीक्रेट दायरे से दर्जनों गुना अधिक खतरनाक होगा। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने पूछा, तुम जाते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। मू चियानशी ने कहा, मैं जा रही हूँ। नालान, दिखावा करने वाले क्षुए, तुम्हारा क्या? कियान ओक्सुए ने आलस से कहा, मैं नहीं जाऊंगा और तुम्हें रोकूंगा नहीं। नालान यू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब जब मेरे पास चरम 9वें स्तर के स्पिरिट किंग की ताकत है, तो मेरी प्रकाश तत्व आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें कुछ खतरों का सामना करने में मदद करने में सक्षम होनी चाहिए। चूंकि तुम दोनों छोटे लोग वहां जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। सफ़ेद रोशनी की एक चमक उठी और वे कियान ओक्सुए की आंखों के सामने तुरंत गायब हो गए। उनके जाते ही कियान ओक्सुए के चेहरे के भाव बदल गए और उसने भारी आवाज में कहा, पूर्वज, तुम भी जा रहे हो? हाँ, मैं वास्तव में श्याओ तसिसी के अकेले जाने को लेकर चिंतित हूँ। कियान ओक्सुए के होंठ थोड़े मुड़ गए। अफसोस, आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने आह भरी। तुम हजारों वर्षों में हमारे कियान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे शुद्ध रक्तरेखा वाले वंशज हो, लेकिन अफसोस, भाग्य को पलटा नहीं जा सकता और तुम अंततः। एक सफ़ेद रोशनी ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया। बर्फ और हिम का शहर शुद्ध और बेदाग है, इतना साफ कि धूल का एक कण भी नहीं है। हालांकि ये स्थान क्षय और वीरानी की आभा बिखेरता है। स्विश स्विश स्विश। जमीन पर मौजूद लताओं ने दुश्मन की घुसपैठ को महसूस करते ही हमला कर दिया। सफ़ेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी जिसने लताओं को अलग कर दिया। जैसे ही फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड खींची गई, एक लाल रोशनी चारों ओर फैल गई। नालान यू ने पूछा, शी एयर आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने यह नहीं बताया कि इस सीक्रेट दायरे में क्या है? ये रास्ता पार करना मुश्किल है। उसने नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। ये सच है। चलो। बूम! इस सुनसान जगह में कोई स्पिरिट बीस्ट या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के सभी पौधे हत्यारे हैं। विभिन्न पौधों के हमलों का सामना करते हुए नालान यू ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए उग्र रूप से लड़ाई लड़ी और मू चियानशी ने भी ऐसा ही किया। हालांकि यहाँ कई पौधे थे, लेकिन उनमें से किसी में भी वह आध्यात्मिक औषधि नहीं थी जो मू चियानशी चाहती थी। उनका इंतजार सिर्फ लड़ाई की परीक्षा कर रही थी। ये जगह, जो आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर से भी पुरानी है, निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों से कहीं अधिक है। कहीं से एक परिचित खुशबू आई और उस परिचित एहसास ने मू चियानशी को उधर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। मू चियानशी चाहे जो भी करे, नालान यू उसका अनुसरण करेगा। मेरे सामने एक गहरा, सूखा हुआ पुराना पेड़ खड़ा था, जो एक खतरनाक राक्षस जैसा दिख रहा था और अंदर से खोखला था। मू चियानशी को करीब जाने की कोशिश करते देख नालान यू उसे पीछे खींचने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कहा, शी एक कुछ अजीब है, करीब मत जाओ। यह आभा इसी पेड़ से आ रही थी। मू चियानशी को पेड़ के शीर्ष पर एक हल्की हरी रोशनी दिखाई दी। बिना कोई जल्दबाजी किए उसने पहले अटिंग से पूछा, अटिंग, यह आखिर है क्या?
ये परिचित क्यों लग रहा है? अर्टिंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन ये जीवन शक्ति बिखेरता है, बिल्कुल वैसी ही जीवन शक्ति जैसी लकड़ी को चाहिए। किंगयंग इतने लंबे समय से सो रहा है क्योंकि वह बिल्कुल इंसान नहीं है और उसके पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। अब जब उसे यह चीज़ मिल गई है तो उसे आश्चर्य है कि क्या यह उसके किसी काम आएगी। मुझे यहाँ खतरे का आभास हो रहा है। तुम्हें जल्दी से पीछे हटना चाहिए। अगर तुम एक कठपुतली के लिए मर गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, अर्टिंग ने सलाह दी। मू चियानशी ने पलटकर कहा, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि किंगयंग सिर्फ एक कठपुतली है? अर्टिंग चुप हो गया, फिर हताशा में बोला, जो भी हो। तुम्हें मेरा अनुबंधित साथी बनने के लिए किसने कहा था? भले ही तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चलो इसे करते हैं, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, बस इस मामले में कि कुछ गलत ना हो जाए। मू चियानशी ने कहा, नालान, मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं कुछ लेने ऊपर जा रही हूँ। मैं जाऊँगा, नालान यू ने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम नीचे मेरा इंतज़ार कर सकते हो। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए जो चाहिए वह ले लेगी और वह नालान को कोई जोखिम नहीं उठाने देगी। नालान यू ने असहाय होकर आह भरी और कहा, सावधान रहना। एक बैंगनी आकृति चमकी और मू चियानशी उस प्राचीन गहरे पेड़ पर चढ़ गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो वह मर चुका हो। लेकिन इस सीक्रेट दायरे में पौधों की खौफनाकता को याद करते हुए मू चियानशी ने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि यह सिर्फ एक मृत पेड़ है। इसलिए जैसे ही उसने इसे छुआ, मू चियानशी को अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। ये करीब आ रहा है और करीब आ रहा है। मू चियानशी आखिरकार उस जगह पर चढ़ गई जहां से जीवन शक्ति निकल रही थी, जो एक चमकीला हरा फल था। नहीं, हालांकि यह फल जैसा दिखता है, लेकिन उसे लगा कि यह बीज जैसा ज्यादा है। इस अराजक सीक्रेट दायरे में, जो घातक और आक्रामक पौधों से भरा है, एक ऐसा बीज मौजूद है जिसमें दुर्जय जीवन शक्ति है। काली शाखाओं ने बीज को अंदर कैद कर रखा था। अगर मू चियानशी बीज प्राप्त करना चाहती थी तो उसे उन्हें काटना होगा। बूम! फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड की नोक ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति को उजागर किया और सामने की बाधा को काट दिया। क्रैक क्रैक क्रैक! ये कहना होगा कि यह अजीब तलवार काफी शक्तिशाली है। उसने उस भयानक दिखने वाली काली शाखा को सीधे काट दिया। लेकिन जैसे ही वह उस पन्ना बीज की ओर बढ़ी, ऐसा लगा मानो कोई सोता हुआ दानव अपनी लंबी नींद से जाग गया हो। बूम बूम बूम! पूरा पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगा और उसकी सूखी शाखाएं मानो जीवित हो उठीं और एक खतरनाक गति से मू चियानशी की ओर झपटीं। इस दृश्य को देखकर नालान यू बेहद चिंतित हो गया और उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, सावधान रहना। रुको! इस बिंदु पर अर्टिंग के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय रोक! समय की शक्ति एक ऐसी चीज है जिसका विरोध ये सूखा पेड़ भी नहीं कर सकता, जिसकी उम्र का कोई अता पता नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मू चियानशी ने वह पन्ना बीज प्राप्त कर लिया। अर्टिंग ने गुस्से से कहा, इस मोड़ पर भी तुम हार नहीं मानोगी। ऐसे समय में भागना सबसे महत्वपूर्ण काम है। तुरंत निकलो! मू चियानशी हवा से नीचे उतरी और समय अब बहाल हो गया था। वूश! सूखे पेड़ ने एक जाल फैला दिया था जिसने मू चियानशी को पूरी तरह से घेर लिया था। एक चमकदार सफ़ेद रोशनी चमकी। नालान यू ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, लेकिन वह शक्ति इस प्राचीन वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी जो न जाने कितने वर्षों से जीवित था। बूम! आसपास की काली सूखी लकड़ियों ने एक पिंजरे जैसा वातावरण बना दिया था। नालान यू ने दौड़कर पास आने की कोशिश की, लेकिन मू चियानशी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, अभी यहां से निकल जाओ। बूम बूम बूम! प्राचीन वृक्ष हिला। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मू चियानशी स्पष्ट रूप से जानती थी कि ठंडी आंखों की एक जोड़ी उस पर टिकी हुई थी। मुझे जीवन का बीज दे दो। अगर यह मेरे पास होगा तो मैं इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। मू चियानशी ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारे पास शायद दसियों हजार, अगर दसियों हजार नहीं तो न जाने कितने वर्षों से रहा होगा, और फिर भी मैंने तुम्हें अपनी शक्ति को उजागर करते हुए नहीं देखा। जीवन का बीज जीवन का स्रोत है। इसे निगलना इतना आसान नहीं है। मैं दसियों हजार वर्षों से यहाँ छिपा हुआ हूँ, बस उस क्षण को खोजने के लिए जब जीवन शक्ति सबसे कमजोर हो और मैं इसे निगल सकूं। तुम क्या जानती हो, छोटी लड़की? मू चियानशी ने कहा, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम पर या बीजों पर कोई प्रभाव नहीं डाला। क्यों न हम इस बात को यहीं खत्म कर दें? इस पुराने राक्षस से आमने सामने लड़ना अब असंभव है। एक रणनीतिक कदम के रूप में पीछे हटने के अलावा मू चियानशी के पास कोई विकल्प नहीं है। हे, बस गुजर रही थी। इन तमाम सालों में तुम एकमात्र इंसान हो जिसने मेरे जीवन के बीज को चुराने की हिम्मत की है। अब जब तुम इतने सारे रहस्य जान गई हो तो तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, मौत। हिम महाद्वीप की दूरदर्शिता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इसकी दूरदर्शिता के कारण ये भूमि कई अज्ञात रहस्यों को छिपाए हुए है।
द इटर्नल पवेलियन, इटर्नल कॉल्ड्रॉन, डिवाइन टॉवर, क्लाउड पैलेस, और अब ये प्राचीन वृक्ष है, एक राक्षस जो दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करना चाहता है। लिटिल रेड, इनविंसिबल। प्राचीन वृक्ष के हमला करने से पहले मू चियानशी ने अपनी कुमुक को बुला लिया। इनविंसिबल ने अपने अंतिम मोड को सक्रिय किया और लिटिल रेड ने आग की लपटों के साथ एक उन्मादी हमला किया। बूम। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि तीसरे स्तर के पवित्र जानवरों के हमले इस पुराने राक्षस को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। अटिंग, क्या कोई और तरीका है? हमारे पास इस आखिरी उपाय का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समय उलट गया, लेकिन इसने काम नहीं किया। मू चियानशी ने पूछा, अटिंग, तुम खराब तो नहीं हो गए हो, है ना? अटिंग ने गुस्से से कहा, यह बिल्कुल भी खराबी नहीं है, बस बात यह है कि यह बूढ़ा आदमी न जाने कितने सालों से जीवित है और मेरी वर्तमान ताकत इसे एक पौधे में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। समय पर इटर्नल पवेलियन का नियंत्रण वर्तमान में सीमित है। अटिंग का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मैं इसकी ताकत को इसके सबसे कमजोर बिंदु तक उल्टने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। तुम जितनी तेज भाग सकती हो भागो। बूम बूम बूम। मेरी शक्ति। प्राचीन वृक्ष ने भी अपनी शक्ति को कमजोर होते महसूस किया और वह जोर से चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया है इंसान? वह दहाड़ा, लेकिन वह अपनी कमजोर होती शक्ति को उलट नहीं सका। इटर्नल पवेलियन ही इटर्नल पवेलियन है, वह इटर्नल पवेलियन जो समय को नियंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि यह पुराना राक्षस बहुत कुछ जानता है। अटिंग पहले से ही बेहद कमजोर था। मैं इसे नहीं संभाल सकता। यह शायद मेरे ही युग का एक राक्षस है। ये भागो। बैंग बैंग बैंग। अटिंग अपनी स्थानिक नींद में लौट गया और शाओ होंग व वुडी ने मू चियानशी के लिए एक रास्ता बनाया। मू चियानशी बिजली की तरह बाहर निकली और बोली, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हम अब यहाँ और नहीं रुक सकते। अटिंग के ही युग का एक राक्षस। भले ही समय के उल्टने से इसकी ताकत दब गई हो, ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे किंग स्तर के दो साधारण लोग संभाल सकें। वे बेतहाशा भागे, लेकिन पूरा स्थान पेड़ों से भर गया था जो अंदर की ओर झपट पड़े। प्राचीन वृक्ष पहले ही उन तक पहुंच चुका था और उसने उपहास किया, भागोगी तुम छोटी मानव लड़की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस खजाने को लेने के बाद बस भाग सकती हो जिसकी मैं इतने लंबे समय से रक्षा कर रहा हूं? क्या तुम कुछ ज्यादा ही भोली नहीं हो? फायर ड्रैगन का अंतिम प्रहार। अर्थ प्रोफाउंड सील, हेवनली प्रोफाउंड सील। मू चियानशी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह हमले का सामना नहीं कर सकी। अनगिनत शाखाएं नुकीले कांटों में बदल गईं और उस पतली आकृति की ओर चुभने के लिए बढ़ीं। क्लिक। उसी क्षण आसपास की हवा मानो जम सी गई और पूरा स्थान पूरी तरह से जम गया। मू चियानशी एम्पर स्तरीय दबाव से हैरान रह गई। हिम महाद्वीप में और कौन एम्पर स्तर तक पहुंच गया था? एक सफ़ेद आकृति चमकी और बर्फीले हाथों की एक जोड़ी ने एक हाथ से मू चियानशी और दूसरे हाथ से नालान यू को पकड़ लिया और पौधों के जमने के साथ ही बाहर की ओर भागे। बैंग बैंग बैंग। वे आइस एंड स्नो पैलेस से टकराए और फिर वे तीनों एक दूसरे को खाली नजरों से देखने लगे। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने पूछा, तुम लोगों के बीच आखिर हुआ क्या? मू चियानशी ने कहा, आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि उस सीक्रेट दायरे में ऐसी भयानक चीजें थीं? अगर वह चीज बाहर आ गई तो यह शायद पूरे महाद्वीप को पलट देगी। छोटी लड़की, मुझे बताओ, मैंने तब जो देखा था वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा था वह। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर एक बार अंदर गया था और वह बिल्कुल अलग दृश्य था। यह मू चियानशी और अन्य लोगों द्वारा सामना किए गए दृश्य से बिल्कुल अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि हर किसी के अवसर अलग अलग हों? लेकिन छोटी लड़की, तुम बहुत बदकिस्मत हो। तुम्हारा सामना इतने भयानक राक्षस से हो गया। सीक्रेट दायरे के भीतर कई सीक्रेट दायरे हैं। ये कितना अजीब है कि ऐसी जगह पर ऐसे राक्षस हो सकते हैं। उसके पास वह चीज थी और वह सुरक्षित रूप से बच निकली, लेकिन आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर, वह राक्षस बचकर बाहर तो नहीं निकलेगा, है ना? भले ही अटिंग इसे कमजोर कर दे, एक बार जब वह चीज बाहर आ गई तो पूरे हिम महाद्वीप को नष्ट करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर ने कहा, मैंने यहाँ सीक्रेट दायरे को मजबूत करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया है और तुमने कहा कि वह राक्षस इतना शक्तिशाली है। अगर कोई कारण नहीं होता तो वह बहुत पहले ही बाहर आ चुका होता। मू चियानशी का दिल अभी भी अशांत था। वह चीज अटिंग के ही योग की थी और भले ही उसने जीवन का बीज ले लिया था, फिर भी यह एक भयानक छिपा हुआ खतरा था। लेकिन मू चियानशी ने अपने सामने मौजूद स्नो डेमन जैसे आदमी को घूरा। मैं प्रिंस क्षुए के अभिनय कौशल की बिल्कुल कायल हूँ। श्याओ शी ए, क्या तुम हमेशा से नहीं जानती थी कि मैं एक अच्छा अभिनेता हूँ? कियान ओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस क्षुए कहकर बुलाऊं या महामहिम स्नो एम्प्रेस? मू चियानशी ने आधी मुस्कान के साथ कियान ओक्सुए की ओर देखा। क्या स्नो क्वीन? यहाँ तक कि कियान ओक्सुए का सबसे अच्छा दोस्त नालान यू भी हैरान था। कियान ओक्सुए ने कहा, ओह,
शाओ शीशी ने मुझे पूरी तरह से पढ़ लिया। इस बिंदु पर नाटक जारी रखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नालान यू ने कहा, शुए, तुम सच में एक छुपी हुई प्रतिभा हो। मैं अब अलग थलग रहने का नाटक नहीं कर रहा, एक आम इंसान होने का नाटक नहीं कर रहा, और एक हारे हुए व्यक्ति होने का नाटक नहीं कर रहा हूँ, है ना? अब अगर हम चाहें भी तो नाटक नहीं कर सकते। कियान ओक्सुए ने असहाय होकर कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? एक सिरिंज दिखाई दी और कियान ओक्सुए के गले पर जा लगी, जिसमें स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा था। पूरी तरह से बेवकूफ़ बनने के बाद भला वह इस आदमी को मारना कैसे नहीं चाहेगी? नालान यू ने कहा, शांत हो जाओ। शायद शुए के अपने कारण हों। कियान ओक्सुए हंसा और बोला, शाओ शी एर के हाथों मरना मेरी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा है। आइस एंड स्नो स्पिरिट एम्परर चिंतित हो गया और बोला, छोटी लड़की, कम से कम मेरी कुछ तो लाज रख लो। आखिरकार यह मेरा क्षेत्र है। मेरे वंशजों को मारना तुम्हारे लिए बहुत अनैतिक है। मू चियानशी ने अपनी औषधीय सुइयां वापस लीं और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए तैयार होंगी जो आधा मर चुका है? जन्मजात कमी के साथ पैदा हुआ एक राजकुमार जिसने विलासिता का जीवन जिया, 20 वर्ष की कम उम्र में मरने की कगार पर क्यों पहुंच गया? मू चियानशी को आखिरकार इसके पीछे का कारण समझ आ गया था। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी और अब वह उसकी परवाह नहीं करेगी। मू चियानशी ने कहा, नालान, चलो यहाँ से चलें। ठीक है। नालान यू भी उतना ही क्रोधित था। उसे लगभग 20 वर्षों तक जानने के बाद भी वह इस आदमी द्वारा पूरी तरह से बेवकूफ़ बन गया था। वह उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करना चाहता था। वाह, छोटी शीशी, मेरा इंतज़ार करो। कियान ओक्सुए ने उसका पीछा किया। उन तीनों के अलावा भले ही किसी को स्नो गॉड टेम्पल के करीब पहुंचने का मौका मिल भी जाता तो भी वे अंदर जाने के योग्य नहीं होते, क्योंकि दरवाज़ा पहले ही कसकर बंद हो चुका था। जब उन्होंने बैंगनी आकृति और सफ़ेद आकृति को बाहर आते देखा तो उनकी आंखों में ईर्ष्या की चमक कौंध गई। नालान यू और मू चियानशी सच में बहुत भाग्यशाली हैं। वे वास्तव में आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस में प्रवेश कर गए, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से बहुत सारे खजाने मिले होंगे। हालांकि वे मू चियानशी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। यहाँ तक कि मिस युनहुआंग भी उससे हार गई थीं। वे किसी ऐसे खौफनाक इंसान को नाराज़ नहीं करना चाहते थे जो रॉयल स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ सके। लेकिन मू चियानशी और नालान यू के चले जाने के बाद उन्होंने कियान ओक्सुए को दौड़ते हुए बाहर आते देखा। एक स्नो फेरी जितने खूबसूरत चेहरे वाले क्राउन प्रिंस को देखकर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। क्राउन प्रिंस वास्तव में अकेला था। अध्यक्ष नालान और मू चियानशी सच में क्रूर हैं। उन्होंने एक बार लोगों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें दूसरी बार इस्तेमाल करने का अवसर मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि स्नो प्रिंस का खून आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस के द्वार खोलने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। प्रिंस शुए, चूंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो आप हम पर एक छोटा सा एहसान क्यों नहीं करते? दफा हो जाओ, कियान ओक्सुए ने ठंडे स्वर में कहा। वह पहले से ही उस महिला द्वारा नज़रअंदाज किए जाने से नाराज था जिससे वह प्यार करता था और अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये अनजान लोग परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेंगे। प्रिंस शुए, अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही ऊंचा मत सोचिए, आप बस कचरे का एक टुकड़ा हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उसे पकड़ो। विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यूनान संप्रदाय से हैं। भले ही सम्राट जाग जाएं, वे हमसे हिसाब चुकता करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यूनान संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उन्हें कम उम्र से ही शाही सत्ता का तिरस्कार करना सिखाया गया था और यह कि यूनान संप्रदाय ही शक्ति का सच्चा मार्ग था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कियान ओक्सुए के क्राउन प्रिंस होने की कोई परवाह नहीं थी। मौत को बुलावा दे रहे हो। एक ही पल में उन्होंने कियान ओक्सुए से एक ऐसी शक्ति को निकलते हुए महसूस किया जो उनके संप्रदाय के नेता से भी अधिक भयानक थी। उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। एम्परर स्तर, हे भगवान, ये वास्तव में एक एम्परर स्तर था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस शुए को आइस एंड स्नो स्पिरिट पैलेस में इतने लाभ मिलेंगे जिससे उन्हें एम्परर स्तरीय शक्ति प्राप्त होगी। स्नैप, वे भला एम्परर स्तर की बर्फ और हिम की शक्ति का सामना कैसे कर सकते थे? उनके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था और वे अपनी जगह पर ही जम गए। शाओ शीशी, कियान ओक्सुए पूरी तरह से ठीक होकर उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन तभी उसने कई स्विश 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 ध्वनियां सुनी। बैंग बैंग बैंग, कई लोग जमीन पर गिर पड़े और उसने बर्फीली आभा से भरा एक ठंडा चेहरा देखा। तुम पहले ही एम्परर स्तर तक पहुंच चुके हो और अभी भी इतने लापरवाह हो। तुमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आसपास कोई पीछा कर रहा था। आसपास लगभग किसी के जीवित न बचने पर कियान ओक्सुए ने कहा, मुझे पता था। शाओ शीशी अभी भी मेरी परवाह करती है और नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई सामने आए। मू चियानशी ने कहा, तुम बस कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं बस तुम्हारे कारण किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती।
कियान ओक्सुए ने उसका पीछा किया और कहा, शाओशी, मेरा तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस बात यह है कि क्यानिक्सुए राज्य के शाही परिवार का यूनयान संप्रदाय के साथ न सुलझने वाला बैर है, और मैं नहीं चाहता कि शाओशी एरिस में शामिल हो। अगर शाओ तसिसी मुझ पर विश्वास नहीं करती है तो यूनयान संप्रदाय को नष्ट करने के बाद मैं तुम्हें क्यानिक्सुए राज्य दे दूंगा। उस समय क्यानिक्सुए राज्य हिम महाद्वीप में एकमात्र एक तारा शक्ति होगा। उसने जो भी कहा उसका एक भी शब्द झूठा नहीं था। न तो बेकार क्राउन प्रिंस क्षुए ने और न ही हिम महाद्वीप के कभी शक्तिशाली रहे स्नो एम्पर ने कभी किसी से इतनी विनम्रता से विनती की थी, लेकिन मू चियांशी एक अपवाद थी। कियान ओक्सुए ने चाहे जो भी कहा, मू चियांशी ने फिर भी उसे नज़रअंदाज किया। कियान ओक्सुए निराशा में था। क्या शाओ शी कभी उसे माफ़ कर पाएगी? मू चियांशी ने कहा, कियान ओक्सुए, इससे पहले कि तुम ये पता लगाओ कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, वरना मैं ये सुनिश्चित करने में संकोच नहीं करूंगी कि तुम जीवन भर बोल न सको। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट एम्परर की ताकत है तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। धोखा दिया जाना, गुमराह किया जाना और अविश्वास उसके गुस्से के कारण नहीं थे। वह स्वाभाविक रूप से उसके सच छिपाने का कारण जानती थी, और उस प्राचीन लकड़ी के स्थान से उसे बचाने के लिए अपनी ताकत का खुलासा करने के बाद उसका ये गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था। लेकिन एक डॉक्टर के रूप में जिसने कभी उसका इलाज किया था, उसके इन कार्यों ने उसे तुरंत यमराज के पास भेजने का मन बना दिया था। कियान ओक्सुए ने मदद के लिए नालान यू की ओर देखा। उसके दोस्त को शाओ शी को बेहतर समझना चाहिए। यहाँ तक कि नालान यू भी यह नहीं समझ पा रहा था कि शी क्यों गुस्सा थी। भले ही वे कुछ समय से एक दूसरे को जानते थे, फिर भी नालान यू एक डॉक्टर के रूप में मू चियांशी के जुनूनी दिल को नहीं समझ सकता था। जब नालान को भी ये पता नहीं था तो कियान ओक्सुए दुख से भर गया। उन्होंने क्यानिक्सुए राज्य के शाही सीक्रेट दायरे में अपने प्रशिक्षण से बहुत कुछ हासिल किया था और बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, लोगों का एक समूह चुपचाप प्रवेश द्वार से अंदर आ गया, जिसका कियान परिवार के एल्डर्स को भी पता नहीं चला। यही वह जगह है, लॉर्ड ओनी की यहीं होने चाहिए। चलो। युन बुबाई मूल रूप से अपने यूनयान संप्रदाय के शिष्यों की विजयी वापसी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने सबसे पहले जिन लोगों को देखा वे मू चियांशी और उसके दो साथी थे। फिर कई काली आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं। हत्या का इरादा पूरी तरह से छुपा हुआ था, जिससे यह अदृश्य और अगोचर हो गया था। स्पष्ट रूप से यह एक शीर्ष स्तर का हत्यारा था। युन बुबाई चिल्लाया, मिस मू, सावधान रहें।